बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अमरीका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हलफ उठाएंगे। ट्रंप के आने से अमरीका में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, दुनिया भर में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इमिग्रेंट्स से मुतालिक उनकी क्या पॉलिसी होगी, इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान से मुतालिक वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे, मौसमियाती तब्दीलियों, दहशत गर्दी जैसे जो आलमी मसाइल हैं उस पर क्या होने वाला है, दुनिया में जो जंगें जारी हैं उस मामले पे भी उनके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आए हैं, उन जंगों का क्या मुस्तकबिल होगा, ये हैं वो $1 मिलियन सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। बोल न्यूज़ इसी मामले पर खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहा है। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाद में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल किस हद तक तब्दील हो सकती है, क्योंकि कश्मीर के मामले पर भी उन्होंने माजी में सालिसी की पेशकश की थी। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, अदीना अली साहिबा अमरीकी सियासतदान और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन बोल न्यूज़ आदिल अब्बासी साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं, वो हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, 47वां अमरीकी सदर अमरीकी पॉलिसीज़ में क्या तब्दीलियाँ लाता देख रहे हैं आपको, खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान की बात कीजिएगा कि पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ ख़ारजी मामलात में पाकिस्तान की नज़र आएगा? पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तज़ब्ज़ुब का हाल है। आसियान के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स कल मिले और आज भी मिल रहे हैं, यही सोचने के लिए, यही विचार करने के लिए कि क्या ये जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर टैरिफ का, उन पे क्या असर पड़ेगा, साउथ चाइना सी पे क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान में 1947 से लेके और अब तक जब से पाकिस्तान बना है, ये एक ऐसे सदर आए हैं जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या पॉलिसी रहेगी, तो इस वक्त जो तवक्को यही है कि चाइना कंटेनमेंट के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी नहीं। काउंटर टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के हवाले से जो मॉनिटरिंग टीम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने रिपोर्ट पिछले दिनों दी है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान में जितने ग्रुप हैं दहशतगर्द 20 ग्रुप हैं, जिसमें कि सर फहरिस्त TTP और दाइश और बाकी ग्रुप जो हैं अलकायदा, तो वो उस पर सख्ती करने के लिए अपने लाहे अमल बनाएंगे और उसमें पाकिस्तान से क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान की क्या मावनत करते हैं, पाकिस्तान से कितनी रग़बत रखते हैं इस मामले में, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहरहाल उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आपका जहाँ तक सवाल है कि ट्रंप ने अब आके क्या पॉलिसीज देनी है, मजमूई तौर पर आप ज़रा तायराना गौर करें कि कैंपेन के दौरान ट्रंप ने क्या कुछ कहा। कैंपेन के दौरान में उनके 4 कलीदी पॉइंट थे, बल्कि 3। एक तो टैरिफ बढ़ाने के लिए कि चाइना का 60% जो है उस पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, यानी टैक्स लगाया जाएगा अगर चाइना से कोई माल आता है अमेरिका में। इसी तरीके से 25% वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से, यानी मैक्सिको और जो कनाडा और बाकी ममालिक नॉर्थ। अबॉर्शन के बारे में बिल्कुल फर्म, ये 3 चीज़ें तो फर्म है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पिछली दफ़ा भी वो पेरिस अकॉर्ड से वॉकआउट का उनका था सिलसिला, और इस दफ़ा भी वो कह चुके हैं गैर कानूनी तारकीन वतन और करेंसी के हवाले से भी उनके स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़ेह। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आया। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। ट्रंप की जो दूसरी मुद्दत सदारत है, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आप क्या तब्दीलियाँ आती देख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए ट्रंप के आने के बाद? इस वक्त मुझे लगता है कि हमें ये समझना है कि ट्रंप की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ या साउथ एशिया की तरफ कम होगी। उनकी हमारी शायद एक हद तक ये खुशकिस्मती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्रंप अभी कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसको वापस लिया जाए और टैरिफ लगा के चीन और दूसरे ममालिक जो हमें अभी चीज़ें भेज रहे हैं वो न भेजें, और हम तो बहुत महंगा पड़ेगा। और हमारी जो प्रोडक्ट है $5 की कमीज मसलन, वो मैं समझता हूँ बिकती रहेगी और अमेरिका उस पर किसी किस्म की ड्यूटी नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़ ये कि उनको जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाना होगा वो इस बिना पे होगा कि टेररिज्म एक बहुत अहम मसला होगा और
ट्रंप ने कहा है कि उस पर वो फोकस करेंगे। अब इसमें हमारे साथ किस किस्म की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश होगी कि हमारी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम और डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा ताउन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उनको मैं समझता हूँ हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उस पर फोकस जो है वो न सिर्फ इस पे रहे, लेकिन इस पे भी रहे कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की में वो क्या अहम पहलू हो सकते हैं जिसपे वो हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें भी देखना होगा क्या इक़्तिसादी पहलू हो सकते हैं जिसमें वो हमारी मदद करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। अनीला अली साहिबा की तरफ आते हैं। अनीला साहिबा, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? क्योंकि उम्मीदें तो हम डेमोक्रेट से लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन्स के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हुए। अगर इस वक्त सोचा जाए कि नेक्स्ट 4 इयर्स पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशंस कैसी होंगी, और एक लफ्ज मुझसे कहा जाए कि आप डिफाइन क्या करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स, तो मैं कहूंगी वो चैलेंजिंग होगा, यानी कि मुश्किल होगा, मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान सही तरह नेविगेट करे, जो उसकी रिलेशनशिप है 2 इकोनॉमिक सुपर पावर से, एक यूनाइटेड स्टेट्स से, एक चाइना से, सो पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो सकती है रिलेशनशिप। पहले कहते थे कि रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान उनके दिल से करीब है, और वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिलेशनशिप्स। अभी सेनेटर लिंडजी ग्राहम से मेरी पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, तो देयर इज इंटरेस्ट हाउस में भी, सेनेट में भी। पुराने पाकिस्तान के फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होगा समझना कि प्रेसिडेंट ट्रंप का नेचर क्या है। उनका नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, which makes him people are afraid of that character trait जो उनकी है। तो वो समझते हैं कि जैसे कि उन्होंने जब 2016 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से जो डॉक्टर आफरीदी हैं, जो CIA के ऑपरेटिव थे पाकिस्तान में, उनको वो रिलीज करवाएंगे, पाकिस्तान को प्रेशर करेंगे। जब वो इलेक्ट हो गए तो वो भूल गए उसको, उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। सो इसी तरह से जो उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है वो उनकी इन अ वे स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक उनकी धमकी थी, तो वो 1.5 साल की प्रेसिडेंट बाइडेन की वॉर खत्म हो गई, फॉरेन पॉलिसी नहीं काम की, उनकी एक धमकी से हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए। तो इसी तरह से मैं समझती हूँ कि ये चैलेंजेस होंगे। और एक और जो ये बात है कि देखिए इस वक्त पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सीरिया अभी कॉन्फ्लिक्ट थमा है, तो अमेरिका वहां पर भी इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में। उसके अलावा कंपेटिटिव रेस है चाइना से। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हमें अपने यानी कि नजरियात में रखना होगा। उसके अलावा देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान की कोई यहाँ लॉबिंग है नहीं, और जो एक पाकिस्तान कॉकस भी था तो वो उसमें ज्यादातर डेमोक्रेट्स हैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। जो अच्छी पॉलिसी होगी पाकिस्तान और US रिलेशंस की, जो लॉबी करते हैं हमारे ग्रुप्स, यहाँ हमेशा बाईपार्टिजन रखनी चाहिए, क्योंकि उससे काम ज्यादा होते हैं। एक पार्टी के साथ आप लग जाएं तो फिर दूसरी पार्टी जब आती है पावर में तो फिर आपको फ्रेंड्स बनाने में 4 साल लग जाते हैं। सो हमेशा एक पाकिस्तान जो कॉकस बनाना चाहिए उसमें ज्यादातर बायलैटरल सपोर्ट लेनी चाहिए, नॉट शॉर्ट टर्म टेम्पररी कि अभी डेमोक्रेट्स हैं तो उनको ज्यादा रखें कॉकस में। पाकिस्तानी अमेरिकन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी ये एक चैलेंजिंग टाइम है कि वो देखें कि क्या चीज प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स को अपील करेगी, और उस तरह से वो अपने पॉलिसी एम्स लगाएं। सबसे जो मुझे लगता है एक फैक्टर होगा जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स पुश करेंगे उसकी तरफ, वो ये होगा काउंटर टेररिज्म में। और हमें
एज पाकिस्तानीज ये समझना होगा कि ये जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की। बिल्कुल ठीक है अनिला साहब, आपका पॉइंट है। डॉक्टर जमील साहब, जैसे अनिला साहबा ने कहा कि पाकिस्तान को अगर सही तरह नेविगेट करे पाकिस्तान, तो फिर मामले को सही तरीके से डील किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स हैं वो पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब हैं। किस तरह पाकिस्तान इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है? जी हाँ, कुछ ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स यकीनन जो सीनियर हैं वो क्योंकि इतना मुंसलिक रहे हैं पाकिस्तान से और काफ़ी अरसे से मुंसलिक रहे हैं, और सोवियत यूनियन के ज़माने से मुंसलिक रहे हैं, कोल्ड वार के ज़माने से मुंसलिक रहे हैं, वार अगेंस्ट टेरर के ज़माने में से रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप देखें तो इस मरतबा, और अनिला साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगी, कि आप देखें तो इस दफ़ा वो जो न्यू जनरेशन में से माइकल रोबियो जैसे आदमी और बाकी स्टीव जैसे आदमी जो कि रियल एस्टेट के टाइकून हैं और इसी तरह के वो नए किस्म के आदमियों को लेके आए हैं। तो पिछली दफ़ा उनके पास एक एक्सपीरियंस कैबिनेट थी, बड़े बड़े पुराने लोग थे। इस दफ़ा इतने पुराने लोग उस कैबिनेट में यानी कि उनके सेक्रेटरीज नहीं होंगे इतने। तो ये चीज़, लेकिन इस दफ़ा एक एडवांटेज ये है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने पिछली दफ़ा वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में, और क्योंकि उनका एक तबीयत है कि वो धमकियों से और नीजर तरीके से डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो हमने गौर करना पड़ेगा कि पिछली दफ़ा 2017 में जब उन्होंने 100 डेज़ का प्लान बनाया तब दिया था, कितने इम्प्लीमेंट कितने नहीं हुए, कितने हुए, तो उसमें से कुछ हुए और कुछ नहीं हुए। इस दफ़ा उनको तजर्बा है, वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और सीधा से मैं 5-5 सेकंड में बता दूं जी, पिछली दफ़ा उन्होंने ओबामा केयर को ख़त्म करने का कहा था, नहीं कर सके। पिछली दफ़ा उन्होंने इमिग्रेशन के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया था, इस दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा और किया है। तो पिछली दफ़ा उसको 100% नहीं कर सके, इस दफ़ा उन्होंने कहा है मैं करूँगा, और इसमें तकरीबन कोई 10 लाख के करीब इंडियंस भी इफेक्ट होंगे इससे। पूरे टोटल उसमें कोई 31 लाख लोग हैं जो कि इफेक्ट होंगे इससे। और इस पर तो बार बार रिपीटेडली कहा है कि मैं पहले दिन ऑफिस में बैठूंगा, और टीमें बन चुकी हैं। मैक्सिको में उन्होंने कैंप्स लगा दिए हैं कि जैसे रिपोर्ट होंगे तो उसका वो बंदोबस्त करेंगे। इस दफा बिल्कुल अपने तजुर्बे का, यानी कि आप भी कह रहे हैं कि वो अपने तजुर्बे का इस बार भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं। उनकी कैबिनेट तजुर्बेकार लोगों से इस बार भरी पड़ी होगी। डॉक्टर साहब, नजमुद्दीन शेख साहब और अनिल अली साहब हमारे साथ ही रहे। 2001 में अमेरिका में दहशतगर्दी का एक निराला वाकया हुआ। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो ट्विन टावर्स ज़मीन बोस हो गए। इन टावर्स की जगह पर अब क्या है, इनकी अहमियत और कहानी क्या है, जानते हैं आदिल अब्बासी की ज़ुबानी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग्स में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे जिसे ये ट्विन टावर कहते थे, साउथ और नॉर्थ। 2001 में 9/11, 2001 में इन्हीं 2 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया था और टेररिस्ट अटैक में 3000 पीपल वर किल्ड। सर्दी बहुत है यहाँ पर, और मैं प्लान करके तो आया था यहाँ पर, काफ़ी वार्म क्लोथ्स अपने लेके आया था, लेकिन यहाँ पर डबल ट्रिपल लेयर करके घूमना पड़ रहा है और माइनस टेम्परेचर चल रहा है अमेरिका के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर। तो अब कुछ ज़रा जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर से ही जो है शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये देखें बारिश भी हो रही है, मौसम और ठंडा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कपड़े और जो है वो लूँ और डबल ट्रिपल कोट लेयर करके जो है वो पहनूँ, ताकि कुछ सर्दी कम हो और आपको बता सकें कि अमेरिका के रंग क्या हैं, अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है। और अमेरिका की हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ लेने से पहले अमेरिका में क्या सोच है, लोग किस तरह इस सारे इवेंट को देख रहे हैं। अंदर चलते हैं, कुछ अपने कपड़े शपड़े देखते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाएंगे कि और जगहों पर क्या कुछ हो रहा है। ये मैं इस वक्त जा रहा हूँ म्यूज़ियम की तरफ और मेमोरियल की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये मेमोरियल है, और ये थी यहाँ पे जो है वो ट्विन टावर्स बने हुए थे जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग्स थी। सो ऑलमोस्ट 3000 पीपल वर डाइड, और ये 3000 लोग दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ था इसकी फिर दुनिया ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की, जो कि ये भी बहुत अफसोसनाक और इंतहाई जो है वो तकलीफ़देह मरहला था। लेकिन उसके बाद अमेरिका भी तब्दील हो गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, और फिर अमेरिका ने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस किए जिसके बाद उसने भी दुनिया को बदल कर रख दिया। और अमेरिका अफ़गानिस्तान गया, इराक़ गया,
और दीगर मुल्कों में जो है वो बहुत सख्तियाँ की गई। तो ये इस बिल्डिंग की हिस्ट्री है। और जो इंटरेस्टिंगली उसकी हाइट थी वर्ल्ड ट्रेड टावर की, ट्विन टावर्स की, एक की थी 13,062 फीट, एक की थी 13,000 समथिंग उसका नंबर था, वो शायद 68,000 था या कुछ इस तरह से था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और अब ये ज़ाहिर है दोबारा से रीबिल्ड किया गया है, ये आइकॉनिक बिल्डिंग्स, और ये इकोनॉमिक पावर की जो है ना सिंबल है वर्ल्ड ट्रेड टावर, फाइनेंशियल पावर का और इकोनॉमिक पावर का सिंबल है अमेरिका का। तो यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया है इन्होंने, साथ ही यहाँ पर जो लोग इस अफसोसनाक वाक़े में जान से गए थे उनकी याद में वो मेमोरियल टावर और म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड टावर गढ़ है न्यूयॉर्क सिटी का, जहाँ पर इस वक्त में मौजूद। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे जो ट्विन टावर जब ज़मीबोस हुआ उसके बाद में वहाँ पर क्या कुछ कायम हुआ। एक मेमोरियल वहाँ पर मौजूद है, शॉपिंग टावर भी वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ की रौनक दोबारा बहाल कर दी गई है। लेकिन अमरीकी भूले नहीं हैं और ना दुनिया को भूलने देते हैं। डॉक्टर जमील साहब, क्या यही वजह है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया की गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर पॉलिसी है, ये इसी सिलसिले का शाखसाना है? जी, उन्होंने कल भी इंटरव्यू दिया है कि हम अपने मुल्क में मर्डरर्स को अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे, जो लीगल हमारे पास रह रहे हैं हम उन सारों को निकालेंगे। और जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में आपको इसका तस्करा किया कि तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अफराद उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और उसको बतदरीज निकालेंगे। उसमें 2-3 उनको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे अगर कानून चेंज करना पड़ा, और इस दफ़ा तो जंगल के बादशाह हैं वो, जब चाहे कानून चेंज कर सकते हैं, दोनों हाउसेज उनके पास हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा, मिला भी तो बुलडोज करते हुए वो बिल पास कर देंगे। उनके बहुत सारे बिल उन्होंने बता दिया है कि मैं कांग्रेस में क्या पास करूंगा, तो वो तो उनके लिए मसला नहीं है। इस दफ़ा महसूस होता है कि जिस तरह की उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तैयारी है, वो डिपोर्टेशन का मामला तो उन्होंने 10 दफ़ा क्या 100 दफ़ा अपने कैंपेन में कहा है और कल भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है, तो वो तो होता नजर आ रहा है। टैरिफ के मामले में वो धमकी जो है उसमें कोई ऊंच नीच के साथ कोई शायद नेगोशिएशन पे कुछ कम ज़्यादा कर सके, खास तौर पर नॉर्थ अटलांटिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें मैक्सिको, कनाडा और बाकी ममालिक गिरदोना बाकी हैं, उसमें कुछ शायद रियायत उनको मिल जाए। लेकिन जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, जहाँ तक काउंटर टेररिज्म का ताल्लुक है, जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्हें वो मर्डरर्स कहते हैं, जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं, उस पर महसूस होता है कि इस दफ़ा वो बिल्कुल डिटरमिन्ड है। और उसकी वजह है और टॉम होमैन की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है। एक रोज़ कबल ही उन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट भी दे दिया है गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से। नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान को अब ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप की और इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था। तो क्या हमें अब हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त दहशतगर्दी को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो जंग उन्होंने छेड़ी थी? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान की कोई हाई प्रायोरिटी नहीं होगी ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका फोकस ज़्यादा इस पे होगा कि यूरोप के साथ किस किस्म का रिश्ता रहेगा और चीन के खिलाफ वो किस किस्म के पाकिस्तान के जो चीन के साथ रिश्ता है तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ख़ास फोकस होगा या कोई खास सैंक्शंस की बात होगी। वो बाइडेन का तरीका था, ट्रंप का तरीका नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा अनिला साहिबा, जैसे कि आपने भी बताया कि पाकिस्तान अगर सही तरह नेविगेट करे तो फ़ायदा उठा सकता है, तो पाकिस्तान को आपके ख्याल में ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जिससे अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो पाकिस्तान के? जब प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्ट हुए थे और उस वक़्त उससे पहले कैंपेन भी हो रही थी, तो टू स्ट्रेंथन पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन मैंने ये सजेस्ट किया था कि और मैंने खुद शुरू किए थे पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक क्लब्स। अगर हमारे ऐसे 10-15 क्लब्स हो जाएं विद 1000 मेंबर्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, तो पाकिस्तान कॉकस बन सकता है एट द
नॉट एट द हिल, ये मैं आपको बता रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के जो कॉकसेस होते हैं। और फिर जब आपके पास ये स्ट्रेंथ हो जाती है तो फिर आप जाके एंडोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट्स हु आर रनिंग फॉर ऑफिस। जब आप एंडोर्स करेंगे तो फिर वो आपके अलाई बनेंगे। लेकिन पाकिस्तानीज ने अपनी एनर्जीज दूसरी जगह लगाई हैं, बजाय इसके कि वो इन दोनों पार्टीज में, आपकी जो भी थिंकिंग है, आप रिपब्लिकन ओरिएंटेड हैं, डेमोक्रेटिक ओरिएंटेड हैं, आपको सोचना चाहिए नॉट अबाउट like small things. You should think about the betterment of the Pakistani के पाकिस्तान के लिए कैसे लॉबी कर सकेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन बढ़े, पाकिस्तान के लिए उसकी सॉफ्ट इमेजिंग बेहतर हो और पॉवर्टी एलिविएशन और एक्सट्रीमिज्म ख़त्म करना। बट हमारा इस वक्त फोकस उस तरफ नहीं रहा है। तो मैं रिपब्लिकन्स हैं, पाकिस्तानीज ने कहा ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया रिपब्लिकन्स को, तो बनाएं आप अपने कॉकसेस उसी पॉलिटिकल पार्टी में, नॉट इन द हाउस एंड द सेनेट। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट्स लेवल एडवोकेसी फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा। क्योंकि इस वक्त जो है कोई पाकिस्तानी अपॉइंट होंगे, कोई रिपब्लिकन्स को पसंद हैं, जो उनसे क्लोज हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई रिपब्लिकन इस वक्त पाकिस्तानी हैं जो कि आ सकते हैं। लेकिन इट कैन हैपन। टेक्सास में पाकिस्तानीज आर डूइंग मच बेटर, वो लेफ्ट पे भी हैं, वो राइट पे भी हैं। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस उनको पाकिस्तानीज के साथ उनको अपॉइंट करना नहीं होगा। वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। वो सारे उन्होंने प्रोग्राम स्क्रैप कर दिए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि सेंसरशिप पे जो जिस तरह से फेसबुक पे बैन्स थे, वो सारे खत्म होने वाले हैं। इसका मतलब है कि सेंसरशिप खत्म हो जाएगी। तो आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकेंगे। कंपनी बिल्कुल ठीक है, सेंसरशिप खत्म होगी, जो कहना चाहते हैं वो कह सकेंगे, आज़ादी इज़हार राय होगी। अनिला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में, नजमुद्दीन शेख और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे अभी ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम आपको अमेरिका लिए चलेंगे। वहाँ पर पाकिस्तानी किस तरह सोच रहे हैं, ट्रम्प की आमद को व्हाइट हाउस में दोबारा से किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब की भी राय लेंगे कि पाकिस्तानी अमेरिका में होने वाली तब्दीली को किस तरह ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में, उनसे गुफ्तगू हो रही है। लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको हम बराह रास्त अमरीका लिए चलेंगे। वहाँ पर अमरीकी क्या सोच रहे हैं, ट्रम्प की एक बार फिर से व्हाइट हाउस आमद पर वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकॉनमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं जो बाइडन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए। कुछ जो पाकिस्तानी सियासी जमातें थीं उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है कि जो ट्रम्प के आने से उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उनको थोड़ी मायूसी होगी उसमें। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। पाकिस्तानियों की राय आपने जानी, खासे पॉजिटिव है पाकिस्तानी दूसरी बार डोनाल्ड ट्रम्प को व्हाइट हाउस में आते हुए देखकर। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, किस तरह पाकिस्तानी वहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान को किस तरह उनसे उम्मीदें होनी चाहिए? ख़ासतौर पर मैं FATF के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वापस आने के बाद उसको दोबारा इख्तियार कर सकते हैं? डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही, ग़ालिबन आपका माइक भी नहीं। लेकिन आप डायस्पोरास के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तानी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल जहन में उठता है जो कि आपके नाजरीन जानना चाहेंगे, क्या पाकिस्तानी डायस्पोरा को हमने इतना एम्पावर किया है हमारे एम्बेसीज में और हमारी हुकूमत ने? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के डायस्पोरा को देखें तो उनके लिए एक बड़ा नेटवर्क के जरिए दोनों साइड पर बाई पार्टीजन लेवल पर दोनों पार्टियों पर उनको काम करते हैं और इसीलिए उनको कैबिनेट में यानी कि उस गवर्नमेंट में जगह भी मिल जाती है। हमारे यहाँ आपने सुन लिया अनिला साहबा को
कि हमारे यहाँ कोई ऐसी इस वक्त नवीद नहीं है कि हमारे जो डायस्पोरा उधर हैं उनको हमने इतना एम्पावर किया है और वो इतना प्रोमिनेंट हो गए हैं कि वो अभी गवर्नमेंट में आएंगे। तो एक तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस आस और उम्मीद के लिए हमने होमवर्क क्या किया है। क्या पिछले 6 माह से, 8 माह से, 2 साल से कोई हम इस पर काम कर रही हैं? मेरी इत्ला में नहीं है। शायद वहाँ जो लोग हैं वो बता सकें कि हम बड़े मुतारिक हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे सफ़ीर सारे बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, और प्रोफेशन में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी होती हैं। लेकिन क्या वो अभी जो हमने सफरा लगाए हुए हैं या जो वहाँ लगाए हुए हैं, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के मुतहर्रिक हैं, वो जिस तरीके के वो झटकों के साथ फैसले करते हैं, क्या उन झटकों को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या उनके लिए उनकी तैयारी है? मेरे ख्याल में हमें एक बहुत डायनामिक, बहुत मुतहर्रिक और बहुत दूरअंदेश बिल्कुल बिल्कुल और इस बार तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावर के साथ भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ चलते हैं। नजमुद्दीन साहब, क्या आप समझते हैं आप भी ट्रंप जो है वो FATF जैसे इक़दाम को एक बार फिर पाकिस्तान के लिए इख्तियार कर सकते हैं? पाकिस्तान को इस बारे में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? तो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, उसको पूरी तरह से मोबिलाइज करने के लिए हम कोशिश करें और उनको समझाएं कि हम किस किस्म की का ताउन चाहते हैं और किस किस्म की इमदाद चाहते हैं और हम क्या उसके एवज हम क्या कर सकते हैं। और इसमें प्रिंसिपल फोकस इसी पे होगा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस किस्म का ताउन कर सकते हैं। जी अच्छा, नजमुद्दीन साहब, ट्रंप की वापसी की सूरत में पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में क्या बड़ी तब्दीलियां करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में रवैया रिएक्टिव रखना चाहिए या प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हमें आना चाहिए? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए कि अमेरिका के ट्रंप इंतजामिया को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी इसमें। इसकी वजह से आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो ख़ास तौर पे जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिनमें से एक ग्रेनेल साहब हैं, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ाया जाए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, तो उसका फायदा उठाने की जरूरत। बिल्कुल, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। अनिल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपको क्या लगता है दिफाई ताल्लुकात किस तरह के होंगे ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के? पाकिस्तान और अमेरिका की दिफाई रिलेशनशिप तो आपको याद होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुलाया था, उनको एंटरटेन किया था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान सेफ हेवन्स रख रहा है। उसके अलावा जो $1.3 बिलियन एड थी, मिलिट्री एड, वो उन्होंने उसी वक्त स्लैश कर दी थी। तो ये जो उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये ऑफन नजर आती है हमें उनकी पॉलिसीज में और उनके एक्शंस में। ये मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वो आई थिंक अफेक्ट नहीं होती है। ट्रेनिंग ज़रूरी है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की डिपेंडेंस है ऑन IMF, वो ऑलरेडी हम सुन रहे हैं। कैंपेन रेटरिक ये है, इलॉन मस्क ने इसके ऊपर कमेंट किया है कि IMF जो इतने पैसे दे रहा है कंट्रीज को, वो उसके खिलाफ हैं। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द रिपब्लिकन्स ये कह चुके हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जा रहे हैं अमेरिका के, और ठीक है, जो रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है चुकी है कि जो फर्स्ट अमेरिकन पॉलिसी होनी चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर जो जा रहे हैं वो पहले अमेरिकन पर खर्च होने चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आप जमील अहमद खान साहब, मैं मसला कश्मीर के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। ट्रंप इससे पहले भी एक सालिसी की पेशकश उन्होंने की थी। आप समझते हैं दोबारा इस तरह की कोई ऑफर आएगी, और अगर आए तो फ़ायदा उठाना चाहिए जनूबी एशिया के ममालिक को इससे? जी, कहने की हद तक तो ठीक था, उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। लेकिन आपको इसमें एक बड़ी कलीदी बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर इंडिया की अहमियत उतनी है और रहेगी, तो फिर कश्मीर का मसला भी वहीं रहेगा जहां है।
इंडिया की अहमियत इस वक्त अगर आप देखें तो काउंटर बैलेंस के तौर पर अमेरिका का बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एलाई है इस पूरे खित्ते में। तो इस लिहाज से इस वक्त इंडिया जो कर रहा है उस पे अमेरिका नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। जितनी भी ह्यूमन राइट वायलेशन या जितनी भी बाकी मैं आपको सीधा 2 सेकंड में बता देता हूँ कि 2 बड़ी बड़ी रिपोर्टें शाया हुई हैं, मोटी मोटी रिपोर्टें शाया हुई हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की, और उसमें सारी वायलेशन का जिक्र है। खुद अमेरिका के अपने ह्यूमन राइट फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम की एक कमीशन ने रिपोर्ट दिया है। सारी चीजें काला चिट्ठा उसमें इंडिया का है, लेकिन इंडिया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपका पॉइंट सामने आया। आपसे मजीद भी इस हवाले से राय लेते रहेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे, अनीला अली साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन आपने देखी। नाज़रीन, पाकिस्तान अगर तगड़े तरीके से खारजी मामलात को आगे बढ़ाए तो ट्रंप की दूसरी बार व्हाइट हाउस आमद से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।